अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है इसका नाम है इम्यूनिटी, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। हमारी बॉडी के जो अंदर की पावर है जिसको इम्यूनिटी का नाम देते हैं। इस इम्यूनिटी को बनाने के लिए जो सिस्टम है उस सिस्टम का नाम क्या बेटा, इम्यून सिस्टम है। और इम्यून सिस्टम का सबसे पहला काम, कोई भी बाहर से चीज़ जो अंदर आती है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी फॉरेन मटीरियल, उसको पहले रिकॉग्नाइज करना, उसकी शनाख्त करना है कि ये कौन सा जरासीम है, ये कौन सा पैथोजन जो बाहर से अंदर आ चुका है। अंदर आ जाने के बाद यही सिस्टम मोबाइलाइज सेल्स को मुतहरिक करता है और सेल प्रोडक्ट्स को मुतहरिक करता है कि रिमूव किया जाए पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ फॉरेन मटेरियल जो बाहर से अंदर आया है, इसको जिस्म से बाहर निकाला जाए विद ग्रेट स्पीड और इफेक्टिवनेस। इसको मेरे बच्चे हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड इम्यूनिटी है। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जरासीम जब आता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, तो उसको तीन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ का नाम है फिजिकल बैरियर, जिसमें स्किन है और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। फिर फाइगोसाइट्स जो सेल्स होते हैं जो फाइगोसाइटोसिस करते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं फाइगोसाइटोसिस की ज़रिए से, उन सेल का सामना करना पड़ता है। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बड़ा, उसका नाम है इम्यून सिस्टम। इस इम्यून सिस्टम का सामना करना पड़ता है। अगर इन तीनों से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीत जाए, सर्वाइव कर जाए, तो हमें डिजीज़ हो जाती है। अगर ये तीन चीज़ें एज अ बैरियर के तौर पर काम करें तो बेटा हमें डिजीज़ नहीं होने देते। अब यहाँ पर देखा जाए जो इम्यून सिस्टम है, इसके दो कंपोनेंट्स है। एक का नाम बी लिम्फोसाइट है, एक का नाम टी लिम्फोसाइट है। बी लिम्फोसाइट का जो नेम है ना, बी लिम्फोसाइट, इसका रिलेशनशिप है बुर्सा ऑफ फैब्रिकस। ये अभी मैं बताता हूँ बुर्सा ऑफ फैब्रिकस क्या होता क्या है। इस वजह से इसको बी लिम्फोसाइट कहते हैं, क्योंकि बुर्सा का पहला वर्ड क्या है, बी है। टी लिम्फोसाइट का जो नेम है उसका रिलेशनशिप है थाइमस ग्लैंड के साथ। थाइमस का पहला वर्ड टी है, इसे इसको टी लिम्फोसाइट कहते हैं। मैं बताता हूँ थाइमस ग्लैंड का क्यों इसके साथ रिलेशनशिप है। अगर देखा जाए बुर्सा ऑफ फैब्रिकस ये लिम्फोइड स्ट्रक्चर है। लिम्फोइड स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता है वॉल ऑफ कोलिका। ये एक ओपनिंग होती है जो बर्ड्स के अंदर होती है, जहाँ से ये पखाना भी करता है और रिप्रोडक्शन भी करता है। उस ओपनिंग का नाम है, सिंगल ओपनिंग का नाम है कोलिका है, जो कि बर्ड्स के पास मौजूद होती है। ये ओपनिंग इसकी वॉल के पास लिम्फोइड स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या, बुर्सा ऑफ फैब्रिकस है। जो कि यंग बर्ड्स की में अगर देखा गया कि सबसे पहले जो बी लिम्फोसाइट है वो डिस्कवर्ड हुए कहाँ पे बेटा, बुर्सा ऑफ फैब्रिकस के अंदर, जिस वजह से इसका बी लिम्फोसाइट का नाम दे दिया गया। वे आर डिस्कवर्ड टू हैव अ रोल इन इम्यून सिस्टम। तो इसको बी लिम्फोसाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि बुर्सा ऑफ फैब्रिकस में सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ था। जो कि बुर्सा ऑफ फैब्रिकस क्या है, लिम्फोइड स्ट्रक्चर है। किसका लिम्फोइड स्ट्रक्चर है, बर्ड्स का, जो कहाँ पर होता है, वॉल ऑफ कोलिका के पास है। टी लिम्फोसाइट को हम टी लिम्फोसाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्फ्लुएंस ऑफ द थाइमस ग्लैंड इज एसेंशियल इन द मेकिंग टी सेल्स। तो थाइमस ग्लैंड जो से वो टी सेल्स को बनाते हैं, इस वजह से इसको टी लिम्फोसाइट का नाम दिया गया। अब यहाँ पे देखा जाए जो बी लिम्फोसाइट है इसका काम क्या होता है हमारी इम्यून सिस्टम के अंदर। बी लिम्फोसाइट का काम ये होता है कि सबसे पहले रिकॉग्नाइज करता है एंटीजन को। जो भी बाहर से आने वाला जरासीम है, एंटीजन को नाम देते हैं। एंटीजन को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। अब रिकॉग्नाइज करने के बाद ये प्लाज्मा सेल क्लोन बनाता है। बी सेल क्या करता है, बी लिम्फोसाइट सेल प्लाज्मा सेल क्लोन बनाता है। प्लाज्मा सेल क्लोन जब बन जाता है तो ये प्लाज्मा सेल क्लोन सिंथेसाइज करता है, लाइब्रेट करता है एंटीबॉडीज। इसका काम क्या होता है प्लाज्मा सेल का, एंटीबॉडीज को बनाना और उसको दाखिल कर देना ब्लड प्लाज्मा के अंदर और टिश्यू फ्लूइड के अंदर इसको दाखिल कर देना। अब जो एंटीबॉडीज है ना, इसने काम अदा करना है उस जरासीम को मारने का। ये एंटीबॉडीज अटैच होगा टू द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया और उसको स्पीड अप दे रहा है फैगोसाइटोसिस, और फैगोसाइटोसिस करके उसको मार देगा। इसका मतलब एंटीबॉडीज प्लाज्मा सेल बना रहा है, और प्लाज्मा सेल खुद किससे बन रहा है बेटा, बी लिम्फोसाइट का। ये रोल होता है बेटा बी लिम्फोसाइट का जरासीमों को मारने के लिए, और ये हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस कर रहा है। ये जो एंटीबॉडीज़ है ना, यही एंटीबॉडीज़ कंबाइन होते हैं उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। कैसे मेरे बच्चे, बाय प्रोड्यूसिंग एंटीटॉक्सिन। तो यही एंटीबॉडीज़ एंटीटॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रलाइज कर देते हैं टॉक्सिसिटी किसकी बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ऐसे रिस्पॉन्स को नाम देते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स का नाम दिया जाता है। तो हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ा रोल अदा
किया जिसका नाम क्या बेटा बी लिम्फोसाइट ने, और ये इम्यून सिस्टम का एक रिस्पॉन्स शो करते हैं, उसका नाम है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स है, जिसके अंदर मैंने बताया कि बी लिम्फोसाइट सेल प्लाज्मा सेल को बनाएगा, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज़ को बनाएगा और वो एंटीबॉडीज़ किल करेंगे बैक्टीरिया को या पैथोजन को बाय फैगोसाइटोसिस। तो ऐसे रिस्पॉन्स का नाम क्या बेटा ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहलाता है। टी लिम्फोसाइट कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं बनाता। ये जो टी लिम्फोसाइट है ना, ये सेल सबसे पहले शिनाख्त करेंगे एंटीजन को, कोई भी आने वाला पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ये डायरेक्ट कॉम्बैक्ट करेंगे, लड़ाई करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, खुद लड़ते हैं। और इवन की इवन जो उसका इफेक्ट होगा उसको रिजेक्शन ऑफ फॉरेन टिश्यूज़, उसको रिजेक्शन की तरफ ले जाएंगे, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे। मेरे बच्चे ऐसे रिस्पॉन्स को नाम देते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स का नाम दिया जाता है। तो टी लिम्फोसाइट खुद लड़ रहा है, मगर बी लिम्फोसाइट खुद नहीं लड़ता, वो एंटीबॉडीज़ के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन को क्या करता है बेटा, किल करवाता है। तो ये दोनों का दोनों जो रिस्पॉन्स है, बी लिम्फोसाइट का इम्यून रिस्पॉन्स है, और यहां पे देखा जाए टी लिम्फोसाइट का कौन सा बड़ा सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स कहलाता है। यहां पे वर्ड दो आए हैं, एंटीबॉडीज और एंटीजन। एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या होते हैं, ये आपके सामने एंटीजन और एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज बेसिकली प्रोटीन्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और कौन सी प्रोटीन्स हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, ये प्रोटीन होती है जो वर्टिब्रेट्स में बनती हैं। ये कैसे बनती है, ये सिंथेसाइज होती है इन द रिस्पॉन्स टू एंटीजन। जब एंटीजन आती हैं फिर ये प्रोटीन इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं। एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं, कोज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीजन, एंटीजन को मारने के लिए ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं। एंटीबॉडीज़ का काम क्या होता है, मैन्युफैक्चर कौन करता है, बी लिम्फोसाइट करता है, जो मैंने अभी पहले बताया था, और इसको सिक्रीट कर देता है लिम्फ के अंदर और ब्लड के अंदर, वेयर दे सर्कुलेट फ्रीली, जहाँ पे आसानी से आज़ादाना घूमते हैं, और वहाँ पे जाके ये एंटीजन, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ, कोई भी पैथोजन, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको किल करते हैं। अब ये जो एंटीबॉडीज, इसकी दो चेन्स होती हैं, ये देख सकते हैं, एक ये चेन है हैवी चेन, एक है लाइट चेन। टोटल जो चेन्स होती हैं एंटीबॉडीज़ को बनाने के लिए, ये टोटल ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ये एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर है, पहले मैं बता दूं, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। टोटल 4 चेन्स हैं, ये है लाइट चेन, हैवी चेन, लाइट चेन, टोटल 4 चेन है, 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है। ये 4 चेन से मिलकर बनता है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। अगर देखा जाए ये जो चेन्स है आपस में अटैच है, इनको अटैचमेंट करवाने के लिए, जोड़ने के लिए जो बॉन्ड होता है बड़ा, उसका नाम है डाइसल्फाइड बॉन्ड है। मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड की जो ब्रिजेस है, ये दोनों जो कि चेन्स, लाइट चेन, हैवी चेन आपस में अटैच हैं, तो अटैचमेंट में जो बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं उसका नाम है डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ये सी का मतलब ये है कि ये जो चेन है सी वाली चेन, इसका मतलब कॉन्स्टेंट अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है। इन सब में जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है वो कॉन्स्टेंट है। ये जो ऊपर वाला साइड है, ये जो वी लिखा हुआ है, ये पार्ट जो सा है, इसको कहते हैं वेरिएबल अमाइनो एसिड सीक्वेंस है। यहाँ पे अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है वो चेंज होता है, क्योंकि वेरिएबल एक ऐसी जगह है जहाँ पर एंटीजन को बाइंड करवाया जाता है, जहाँ से इसको डिस्ट्रॉय करवाया जाता है, जहाँ से इसको डिस्ट्रक्शन करवाई जाती है, वो बाइंडिंग साइड वाला एरिया। और वो बाइंडिंग साइड वाला एरिया में कौन से अमाइनो एसिड होते हैं, वेरिएबल अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है। और ये वो जगह जहाँ पे एंटीजन क्या होता है बेटा, बाइंड होता है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया एंटीबॉडी का, जहाँ पर मेरे बच्चे एंटीजन अटैच होकर डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये बेटा साइट है जिसका नाम क्या है बेटा, एंटीजन बाइंडिंग साइट, जहाँ पे वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड आपको नज़र आता है। एंटीजन क्या है, एंटीजन को दूसरा नाम देते हैं इम्यूनोजन भी कहते हैं। इम्यूनोजन क्या है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी बाहर से आने वाले कोई भी सब्सटेंस को एंटीजन का नाम दे। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया जो बाहर से अंदर आ रहा है वो एंटीजन या इम्यूनोजन है। ज़्यादातर देखा गया ये प्रोटीन्स होती हैं जो कि स्टिमुलेट करती है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। जब ये आती हैं तो फिर एंटीबॉडीज़ हमारे जिस्म के अंदर बनती है। तो कोई भी प्रोटीन्स, ज़्यादातर देखा गया कोई भी बाहर से आने वाला जो फॉरेन सब्सटेंस है उसकी जो केमिकल नेचर है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो लिपिड नहीं है, वो कौन सी होती है बेटा, वो प्रोटीन होती है। अब मेरे बच्चे हमारे जिस्म के अंदर ना आपको पता है कि 2 तरह की इम्यूनिटी है। एक इम्यूनिटी का नाम है एक्टिव इम्यूनिटी, एक का नाम है पैसिव इम्यूनिटी। बड़ा आसान और सिंपल सा पॉइंट है, समझिएगा ज़रा इसको, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट मैं बताने लगा। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। मिसाल के तौर पर आपको पता है कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसको वैक्सीन
दी जाती है, वैक्सीनेशन करवाई जाती है, पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, मीज़ल और मम्स के, हेपेटाइटिस के, टीबी के, ये सारी वैक्सीनेशन की दी जाती है। वो जो वैक्सीनेशन के ज़रिए से इंसान के अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करना होता है ना, वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है। मतलब यूज़ ऑफ वैक्सीन्स जो स्टिमुलेट करेगी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ इन द बॉडी एंड मेकिंग अ पर्सन इम्यून अगेंस्ट द डिजीज़ और इन्फेक्शन इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो कोई भी इंसान के अंदर वैक्सीन देकर एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करवाना, तो बेटा ऐसी इम्यूनिटी को नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी है। आगे फर्दर एक्टिव इम्यूनिटी को दो में डिवाइड किया है, आर्टिफिशियल इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी है और नेचुरल इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? मतलब आर्टिफिशियल में ये है कि जो एक्टिव इम्यूनिटी ने हैज़ बीन अचीव्ड बाय आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूसिंग एंटीजन इन द बॉडी। आपको पता है हम वैक्सीन लेते हैं और वैक्सीन क्या होता है? एंटीजन ही होता है जो कि डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको हमारी बॉडी में डाला जाता है आर्टिफिशियली। तो बेटा इसको हम कहते हैं, इसी इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी को मैं दूसरा नाम दे रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी का इसको नाम दिया जाता है। एक होता है नेचुरल इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल इंड्यूस कौन सा होगा? मिसाल के तौर पर कोई इंसान बीमार हो गया, बीमार होने के बाद अगर वो सर्वाइव कर जाता है, उस बीमारी से बच जाता है, तो बचने के बाद उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन चुकी होगी जो कि मेरे बच्चे उस जरासीमों से लड़ रही होगी। अब वो जो एंटीबॉडीज़ बन गई है बीमार होने के बाद, तो उसके अंदर उस बीमारी के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी बन चुकी है। तो ऐसी इम्यूनिटी का नाम क्या होगा? नेचुरल इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें वैक्सीन नहीं दी गई, वैक्सीनेशन नहीं करवाई गई, मगर उस इंसान को बीमारी हुई है और वो बीमारी से सर्वाइव कर गया। जब उसको बीमारी हुई थी तो उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन चुकी है उस बीमारी के ख़िलाफ़। अब ये जो एंटीबॉडीज़ बनी है बीमारी के बाद या उसके दौरान, ऐसी इम्यूनिटी को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड नेचुरल इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी है। मतलब यहाँ पे देखा जाए बेट वन पर्सन इज एक्सपोज टू एन इन्फेक्शन, इसको बीमारी हो चुकी है, इन्फेक्शन हो चुका है, बिकम इल, और वो बीमार है। इन मोस्ट केसेस वो सर्वाइव कर जाता है। देन दिस इम्यूनिटी डेवलप अगेंस्ट दैट डिजीज़। अब वो उस बीमारी के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी हासिल कर चुका है, तो ऐसी इम्यूनिटी का नाम क्या होगा? नेचुरल इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी होगी। अब आते हैं पैसिव इम्यूनिटी की तरफ। पैसिव इम्यूनिटी क्या है? आपको मैंने पहले बताया वैक्सीनेशन देना, और वैक्सीनेशन के ज़रिए से इम्यूनिटी जो बनती है वो एक्टिव इम्यूनिटी। अब यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी क्या है? अगर आप किसी इंसान के अंदर डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंटीसीरा, मतलब कि एंटीबॉडीज़ को दाखिल कर देते हैं एंटीसीरा के फॉर्म के अंदर, तो बेटा इसको हम नाम देंगे, दे आर कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी है। टू मेक अ पर्सन इम्यून अगेंस्ट अ डिजीज़। तो कोई भी इंसान अगर कोई जिसको हम एंटीबॉडीज़ देते हैं, डायरेक्ट एंटीबॉडीज़, जो कि इवन कि हमारी बॉडी बनाती है एंटीबॉडीज़, तो हमारी बॉडी बनाने के जब एंटीबॉडीज़ बनाते हैं उसको टाइम लगता है। तो हम चाहते हैं इस बीमारी के ख़िलाफ़ रैपिड रिस्पॉन्स हो, हमारी बॉडी जो बनाएगी उसको टाइम लगेगा, हमने उसको डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ दे दी कि रैपिड रिस्पॉन्स हो और जल्दी ये सेहतयाब हो जाए। तो ऐसी इम्यूनिटी को नाम देते हैं पैसिव इम्यूनिटी है, जिसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, नॉट लॉन्ग लास्टिंग, ये ज़्यादा देर तक नहीं रहती, ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। ऐसी इम्यूनिटी का नाम है पैसिव इम्यूनिटी। जैसे मिसाल के तौर पर एक इंसान को सांप ने काट लिया, स्नेक ने काट लिया, अब जहर उसके जिस्म के अंदर जा चुका है। जब जहर जा चुका तो आप क्या कहेंगे कि उसको वैक्सीन करें, कि उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करें? ना ना ना, आप फ़ौरन उसको इंजेक्शन लगाएंगे, फ़ौरन इसका जहर जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। तो आप उसको क्या करेंगे? एंटीविनोम उसको इंजेक्शन देंगे। वो जो एंटीविनोम दे रहे हैं रैपिड उसके जहर को ख़त्म करने वाला, ये पैसिव इम्यूनिटी है। और ये पैसिव इम्यूनिटी हम इस्तेमाल करते हैं, कम्बैक्ट करते हैं एक्टिव इन्फेक्शन। वो कौन से हैं? टेटनस का टीका या हेपेटाइटिस, रेबीज़, स्नेक बाइट, विनोम, ये सारे के सारे जो मैंने बताए हैं ना प्रॉब्लम्स, इनके ख़िलाफ़ हम पैसिव इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी देते हैं। और मैं इसके लिए एग्जांपल कोड करूंगा। जब भी स्नेक बाइट करता है विनोम, पैसिव इम्यूनिटी इज़ प्रोड्यूस बाय द एंटीटॉक्सिन, सो द सीरम इज़ कॉल्ड एंटी विनोम सीरम कहलाता है। वो सीरम जिसके अंदर मेरे बच्चे उस जहर के ख़िलाफ़ लड़ने वाली जो हमने एंटीबॉडीज़ डाली हैं, उस सीरम का नाम क्या होगा? एंटी विनोम सीरम होगा। वो हम दाखिल कर देते हैं ताकि वो जो स्नेक का जो विनोम है उसको वो ख़त्म कर सके। तो ऐसी इम्यूनिटी जिसमें मेरे बच्चे हम डायरेक्ट रिस्पॉन्स लेते हैं, दे आर कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी है। तो ये था टॉपिक जिसका नाम था इम्यूनिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिहाज से काफ़ी दफ़ा यहाँ से पूछा जा चुका है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।